हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बेटा ऋजुरेखी गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, उसमें हम देखने वाले हैं गति के समीकरणों के बारे में। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण किसे कहते हैं, गति के समीकरण की स्थापना, उनके जो सूत्र हैं उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इतने सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ध्यान पूर्वक आप इस टॉपिक्स को देखिएगा कि किस तरह से हम गति के समीकरणों को लिखते हैं और कैसे उन समीकरणों की क्या करते हैं बेटा, स्थापना करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूंगा, ऐसे बच्चे जो आज की क्लास आज पहला वीडियो देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस जो वीडियोस है उसको आप क्रम से देखते आएंगे, तब जाकर आपको आज की क्लास समझ में आएगी। तो आप पहले के वीडियोस देखिए और उसके बाद आइए इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ओके, चलिए। तो देखिए ऋजुरेखी गति में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पहले भी देख लिया है कि वस्तु का वेग क्या होता है, फिर हमने देखा था वस्तु के त्वरण के बारे में। ठीक है, जब एक समान गति देखे तो एक समान वेग देखे हमने, फिर जब परिवर्ती गति देखा तब वहां हमने देखा कि वेग में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। अब इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर क्या बनाया गया है बेटा, गति के लिए समीकरण बताया। ठीक है, जो हम एक समान ऋजुरेखी गति करते हैं, ये एक समान परिवर्ती गति करते हैं, वहां क्या बनाया गया, गति के समीकरण। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, बोलता है जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में भी ये परिभाषा आप सभी को बताया था कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण कैसा होता है, बोलता है एक समान होता है। वस्तु का जो त्वरण होता है वो एक समान होता है, अर्थात क्या होता है, नियत होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं बेटा। मान के चलिए कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर एक बिंदु ले लेते हैं बेटा ए। ठीक है, मान के चलेंगे कि कोई वस्तु जो है एक ऊंचाई से या ऊंचे बिंदु से, ठीक है, एक ऊंचाई से या एक ऊंचे बिंदु से, ठीक है, ए। कहां पहुंच रही है बेटा, बी पर पहुंच रही है। ए से कहां पहुंच रही है, ये बी पर पहुंच रही है। ओके, ए से चलना शुरू करती है और बी पर आ जाती है। ठीक है, ए से चलना शुरू करती है और बी पर आ जाती है। फिर बी से, ठीक है, बी से चलना शुरू करती है और कहां पर आ जाती है, सी पर आ जाती है। कहां जाती है बेटा, सी पर। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बना लिए ए बी सी। मान के चलते हैं वो जब चलना शुरू करता है तब उसका जो वेग है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड उसका क्या है, वेग है या उसका चाल है। इसका मतलब होता क्या है कि वो जो है एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितना मीटर चलता है, 9.8 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 9.8 मीटर चलता है। तो अगले एक सेकंड में फिर से, एक सेकंड में वो ए से कहा गया बेटा, बी आ गया। तो अगले जो एक सेकंड रहेगा बेटा उसमें फिर से वो क्या चलेगा, 9.8 चलेगा। तो बी से सी जब जाएगा तब उसका चाल क्या होगा बेटा, 19.6 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, कैसे हमने 19.6 से लगा, पहले एक सेकंड में जब वो ए से बी गया तब उसकी चाल 9.8 मीटर पर सेकंड थी। तो दूसरे सेकंड में भी उसकी चाल कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। तो देखो चाल यहां क्या हो गई बेटा, चाल जो है, ठीक है, तो यहां जो चाल है वो क्या हो रही है बेटा, उसकी चाल में क्या हो रहा है, एक समान परिवर्तन हो रहा है। हर एक सेकंड के बाद उसकी चाल में क्या हो रहा है, एक समान परिवर्तन हो रहा है। तो कितना चेंजेस आया उसमें, 8 हो गया 9.8। तो
इस प्रकार से हम एक समान त्वरित गति को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिए क्या लिखता है बेटा, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में क्या होता है, बोलता है समान परिवर्तन। मतलब 9.8 था, फिर से 9.88 हो गया बेटा, चाल बदल गई और 19 क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड। मतलब हर 1 सेकंड पश्चात, जैसे मान के चलो वो 1 सेकंड पश्चात एक और बिंदु ले लेता हूं मैं, यहां सी से कहां पहुंच गया बेटा, डी। तो फिर से हम यहां 9.8 क्या कर देंगे बेटा, 8 कर देंगे और ये जो है वो हो जाएगा बेटा 29.4 मीटर पर सेकंड। मतलब हर 1 सेकंड के पश्चात उसके वेग में 9.8 मीटर पर सेकंड की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। तो ये जब वस्तु में समान समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन क्या हो बोलता है, एक समान होता है, तो वस्तु का जो क्या कहलाएगा बेटा, जो गति है वो एक समान त्वरित गति कहलाएगा। बात क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या बताएं, फिर से एक बार देखेंगे। जब किसमें समान समय अंतराल में, किसमें बेटा, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण कैसा होता है, बोलता है एक समान, अर्थात क्या रहता है, नियत रहता है। उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। तो देखिए पहले 1 सेकंड में 9.8, अगले 1 सेकंड में 19.6, मतलब कितना बढ़ा, 9.8 बढ़ा। फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 9.8 बढ़ा, 29.4 मीटर पर सेकंड। मतलब हर 1 सेकंड पश्चात, समय अंतराल 1 सेकंड है, समय अंतराल एक समान है और जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो 9.8, 9.8, 9.8। मतलब हर एक सेकंड के बाद उसके वेग कितना बढ़ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं बेटा। अब एक समान त्वरित गति में बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स यहां से हमको मिलेंगे। बेटा गति के समीकरण में इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन एक समान त्वरित गति में, अभी हमने एक समान त्वरित गति पढ़ा है, जब वस्तु का जो त्वरण होता है या वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वो समान समय अंतराल में क्या होता है बेटा, समान होता है, तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो यहां बोलता है एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु है उसकी स्थिति या विस्थापन, इसको हम x से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, x से, ठीक है। या विस्थापन की बात होगी तो s से, समय t, वेग v, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और त्वरण a। इतनी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति अगर बोलता है तो x, विस्थापन s, समय t, वेग दो प्रकार के वेग होते हैं, जो प्रारंभिक वेग होता है इनिशियल वेलोसिटी वो u होता है और अंतिम वेग जो होता है वो क्या होता है बेटा, v और त्वरण a। और त्वरण क्या चीज है बेटा, a में संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को क्या कहते हैं, बोलता है गति के समीकरण कहते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण। तो जो क्या होगा, फिर से एक बार सुनिएगा, बोलता है जब एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति या विस्थापन, स्थिति या विस्थापन को x और s से दर्शाया गया। x क्या चीज है बेटा, वस्तु की स्थिति है, x है, और s क्या चीज है, बोलता है विस्थापन। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a और समय t। इन सभी राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाला जो फार्मूला होगा वो क्या कहलाएगा, गति के समीकरण, x s u v a t। ठीक है, तो गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने होते हैं, मुख्य 3 प्रकार के गति के समीकरण होते हैं। सबसे पहला समीकरण होता है बेटा v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है बेटा v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s।
ठीक है, ये गति के 3 समीकरण होते हैं जो वेग, त्वरण, स्थिति और समय के मध्य क्या दिखाते हैं, संबंध प्रदर्शित करते हैं। अब हम इन समीकरणों की स्थापना देखेंगे, कैसे हम इन समीकरणों की स्थापना करते हैं। हम एक एक करके आपको सारे के सारे जो समीकरण है बेटा उनकी स्थापना करके हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले बोलता है समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी की व्युत्पत्ति या वेग समय संबंध, यहां इसको क्या बोला जाता है बेटा, वेग समय संबंध बोला जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे। समीकरण v प्लस यू प्लस ए टी की व्युत्पत्ति बहुत ही सरल होता है बेटा। ये समीकरण क्या बोलता है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, माना कोई वस्तु, ध्यान से देखते जाएंगे, एक समान त्वरण ए से गतिमान है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण किससे गतिमान है, बोलता है ए से गतिमान है, ठीक है। समय t इक्वल 0, समय t इक्वल 0 पर समय जब शून्य होता है तो जो वेग होता है वो कौन सा वेग होता है बेटा, प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग समय t इक्वल पर प्रारंभिक वेग u और समय t इक्वल t पर अंतिम वेग v है। अंतिम वेग क्या है बोलता है, v है। इस तरह से आपको लिख लेना है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t इक्वल 0 पर, जब समय शून्य होता है तो वस्तु का वेग क्या होता है बेटा, u होता है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और समय t इक्वल t पर अंतिम वेग क्या ले लेते हैं बेटा, v ले लेते हैं। तो अब यहां हम स्टार्ट करेंगे बेटा कहां से, सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। मैंने आपको बताया वेग में परिवर्तन क्या होता है बेटा, ये हम लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग। तो त्वरण को हम दिखा रहे हैं किससे, ए से। त्वरण को किससे दिखा रहे हैं बेटा, ए से। अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन में अंतिम वेग, तो अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो v माइनस यू, और समय बेटा t माइनस क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। तिर्यक गुना कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a t के साथ गुना हो गया और ये क्या हो गया, v माइनस यू हो गया, ठीक है। या ये v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू माइनस यू को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये u प्लस ए टी। ये होता है बेटा गति का प्रथम समीकरण। फिर से एक बार देखिएगा, हमने मान के चला, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t इक्वल 0 पर प्रारंभिक वेग u, शून्य समय पर जब वस्तु की गति प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक वेग u होता है, और समय t इक्वल t पर, ठीक है, जो t समय पर है वहां अंतिम वेग v मान लिया बेटा। कहां से स्टार्ट करेंगे, सूत्र त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय से। वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग v था, प्रारंभिक वेग u था बेटा, और समय अंतिम समय t था और प्रारंभिक समय 0 था, तो t माइनस 0 हो गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, t a के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, a t इज इक्वल टू v माइनस यू, और v माइनस यू इज इक्वल टू हो गया बेटा a t। v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, a t, या v माइनस यू इज इक्वल टू a t, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, u प्लस a t। ये क्या चीज है, गति का प्रथम समीकरण होता है। तो गति का प्रथम समीकरण मतलब वेग और समय के मध्य संबंध कहां से बनता है, त्वरण से बनता है। कहां से बनता है बेटा, त्वरण। अगर आपको त्वरण याद है तो आप त्वरण बराबर लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। t को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a t हो जाएगा v माइनस यू, तो v इक्वल u प्लस a t,
v इजिकल टू u प्लस एटी। ये क्या बना देगा आपका गति का प्रथम समीकरण। अब हम आगे देखेंगे बेटा गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना, ठीक है। अब देखो, जब समीकरण s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की स्थापना की जाती है तो सारी चीजें वही रहती है। जो चीजें हमने पिछले टर्म में आपको बताया वो सारी चीजें वही के वही रहेगी। बस यहां एक चीज ऐड कर देंगे बेटा कि वस्तु का विस्थापन कितना होता है, s होता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट वैसे कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रहा है, ठीक है। फिर वही चीज बेटा, समय t इक्वल 0 पर उसका कौन सा वेग, उसका समय t इक्वल 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u और अंतिम समय t इक्वल t पर वेग v, और क्या है यहां एक चीज मैंने बोला ऐड करेंगे हम, विस्थापन। क्या चीज ऐड कर लेंगे बेटा हम, विस्थापन। विस्थापन क्या हो बोलता है, s हो तो, विस्थापन s हो तो यहां हमको, ठीक है, क्या निकाल लेना बेटा, विस्थापन s है लिख लेना, विस्थापन सॉरी हो तो की जगह क्या लिख लेना बेटा, s है। विस्थापन क्या है, s है। यहां हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, वस्तु का औसत वेग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, वस्तु का औसत वेग, ठीक है, औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग को हम लिखेंगे बेटा v एवरेज। औसत निकाला कैसे जाता है, औसत या माध्य। हमारे पास दो वेग है, एक प्रारंभिक वेग u है और एक अंतिम वेग क्या है बेटा, v है। हम दोनों को जोड़ देंगे u प्लस v और दो से क्या कर देंगे बेटा, भाग कर देंगे। तो u प्लस v डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। अब ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमको मालूम है बेटा फार्मूला हमने पढ़ चुका है, कुल विस्थापन। कुल विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग गुना समय अंतराल। औसत वेग गुना क्या हो जाता है बेटा, समय अंतराल। कहां से आया, जबकि हमने देखा है बेटा किसके लिए, औसत वेग के लिए क्या देखा है, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। ये हमने देख चुका है बेटा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। तो कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय अंतराल। तो कुल विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ, s। औसत वेग अभी हमने निकाला बेटा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया हमारे पास, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू समय अंतराल t, इंटू समय अंतराल क्या आ गया बेटा, t। अब आगे, अब देखना कहां से बोलता है, चूंकि गति के कौन से समीकरण से, प्रथम समीकरण से। गति के कौन से समीकरण से बेटा, प्रथम समीकरण से। क्या होता है, v इजिकल टू यू प्लस एटी, v इजिकल टू यू प्लस एटी। इसलिए s इजिकल टू, ये जो u प्लस v है बेटा, v की जगह हम क्या रख देंगे, u प्लस एटी रख दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 2 इंटू टाइम क्या हो गया t। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है, u और u क्या हो जाता है बेटा 2u, u और u क्या हो जाता है 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। s आप अलग अलग लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस
AT अपॉन 2 इंटू टी, 2 और 2 कैंसल और t का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या इसको एक लाइन और लिख लीजिए, ये u बचा बेटा प्लस ये क्या बच रहा है हाफ AT इंटू क्या बच रहा है t। अब आप गुना करेंगे t का तो ये ही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा गति का द्वितीय समीकरण। बात समझ में आई होगी, फिर से एक बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा क्या क्या चीजें हमने आपको बताया है। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से बोलता है, कोई वस्तु जो है एक समान त्वरण a से गति कर रहा है, t इक्वल 0 पर उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाता है बेटा u, और अंतिम समय t इक्वल t पर वेग क्या हो जाता है v, और विस्थापन s है तो औसत वेग सबसे पहले निकालेंगे u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय अंतराल। कहां से आया फॉर्मूला, औसत वेग बराबर होता है बेटा कुल विस्थापन बटा समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा समय अंतराल, तो कुल विस्थापन बराबर औसत वेग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया समय अंतराल, कुल विस्थापन s औसत वेग u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, u प्लस v ठीक है डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, चूंकि गति के प्रथम समीकरण से बोलता है। कहां से बोलता है बेटा, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू क्या हो जाता है u प्लस at हो जाता है, इसलिए s इक्वल टू हमने क्या किया v के जगह u प्लस at रख दिया, ये 2u प्लस at डिवाइडेड बाई 2 हो गया, t को हम साथ में लिखते जाएंगे बेटा, अलग अलग कर देना दोनों टर्म को, बीच में प्लस है 2u बाई 2 प्लस at अपॉन 2 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, u प्लस हाफ at बच गया इंटू t हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बन जाता है, यहां हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। अब चलिए हम बात करते हैं बेटा गति के कौन से समीकरण की, गति के तृतीय समीकरण की। तो गति के तृतीय समीकरण देखेंगे इधर, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण की बात करेंगे। तो यहां समीकरण बोलता है बेटा, समीकरण क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा u स्क्वायर प्लस 2as की व्युत्पत्ति, इसे बोलते हैं वेग स्थिति संबंध। अब जब आपको गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति करना रहेगा तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप स्टार्ट करना कहां से, गति के प्रथम समीकरण, ठीक है। क्या होता है गति के प्रथम समीकरण, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी सी, ठीक है। इस फॉर्मूले से u को ट्रांसफर कर देंगे बेटा, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, या यहां से आप टाइम निकाल लीजिएगा, v माइनस यू अपॉन हो जाएगा बेटा ए, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। बात समझ में आई, कहां से स्टार्ट किए, गति के प्रथम समीकरण से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v माइनस यू इज इक्वल टू होता है बेटा ए टी, t इज इक्वल टू हो जाता है बेटा v माइनस यू अपॉन ए। अब फिर से वही फार्मूला आप लेके चलेंगे बेटा जो अभी हमने देखा था, क्या लिखेंगे आप, किंतु कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय अंतराल, औसत वेग गुना क्या हो जाएगा बेटा समय अंतराल। तो कुल विस्थापन को हम किससे डिनोट करेंगे, हम s से दिखाएंगे, कुल विस्थापन को किससे दिखाएंगे बेटा, s से दिखाएंगे, कुल विस्थापन s से प्रदर्शित कर दिए, औसत वेग, ठीक है, औसत वेग अभी हमने निकाला था, औसत वेग v एवरेज और समय अंतराल क्या है बेटा t है, तो s इज इक्वल टू यहां आप या लिख सकते हैं v एवरेज, ये होता है बेटा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। t कहां से आया बेटा, समीकरण नंबर 1 से। अब यहां से देखेंगे बेटा, आप समीकरण देखो u प्लस v मतलब v प्लस यू है, v माइनस यू है, हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा हो गया बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या ये हो जाएगा हमारे पास में 2a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 2a हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा, या वी स्क्वायर, यू स्क्वायर को दूसरे पक्ष में आप ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2a s। ये होता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है।
गति का तृतीय समीकरण। क्या हो जाएगा? गति का तृतीय समीकरण। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कहां से स्टार्ट करेंगे आप? गति के प्रथम समीकरण से, v इक्वल टू यू प्लस एटी से। वहां आप समय निकाल लीजिएगा, v माइनस यू इक्वल टू एटी। ठीक है, हमने u को इधर ट्रांसफर कर दिया, फिर t निकाल लिया बेटा, v माइनस यू अपॉन ए। फिर लगाना कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समयांतराल s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टी। s इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये हो जाएगा बेटा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये चीज आप याद रखना। गति के हमने 3 समीकरण बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों समीकरण। खूब सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, खूब सारे यहां से प्रश्न बनते हैं। आप सारे समीकरणों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो रहते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिएगा, कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स बनाते समय, वो चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे। गति के समीकरण में जो आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम कुछ न्यूमेरिकल के आपको फंडे बताएंगे, न्यूमेरिकल में आपको कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स हल करना है, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कई बार बोला है कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे हमारे, वैसे ही हम एक नया सीरीज चालू करेंगे, एक नए सिरे से हम क्लासेस देंगे बेटा, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ये वादा है आप सभी से हमारा कि जैसे ही सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएंगे, वो जो लिमिटेशन रखे हुए वो क्रॉस होता है, हम आपको डेली का डेली लाइव क्लास देंगे। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय।